कि हम कोई भी बिजनेस हो स्टार्ट तो कर देते हैं, एक लोकल बिजनेस को कैसे हम ग्लोबली जाके एक्सपांड कर सकते हैं क्या? एक्चुअली इसके ऊपर आज प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं कि भाई लोकल से ग्लोबल हम कैसे जाएं। जी कि अभी रिसेंटली आज की ही न्यूज मैं सुना कि चाइना के अंदर फ्लाइंग टैक्सी आ गई, स्टार्ट हो गई। अब सोचो यार, चाइना ने फ्लाइंग टैक्सी बनाई। अब मैं अगर चाइना में जो फ्लाइंग टैक्सी चल रही है अगर मैं देखूंगा नहीं तो मैं कभी सपना ही नहीं बनाऊंगा कि इंडिया के अंदर भी फ्लाइंग टैक्सी होनी चाहिए। तो लोगों ने देखा ही नहीं है। लोकल से ग्लोबल अगर होना है तो सबसे पहले उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपने उस दुनिया से बाहर निकल के और चीज़ें जाननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि यार मेरी इंडस्ट्री में और कितना बड़ा हो सकता है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। और जब ये चीज़ आप देखोगे तब आपके अंदर मन और इच्छा होगी कि हाँ मुझे भी करना है। बिजनेस के अंदर क्या हम अपने रिलेटिव्स को ऐड कर सकते हैं या ऐड करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए? उसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि आप अपना रिलेटिव्स को ऐड करो, राइट, विथ कंडीशन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेल, आज के पॉडकास्ट में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं और जो खास करके हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं उनको हम पूछना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सर कि हम कोई भी बिजनेस हो स्टार्ट तो कर देते हैं, एक लोकल बिजनेस को कैसे हम ग्लोबली जाके एक्सपांड कर सकते हैं? क्या उसके पैरामीटर्स होंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे? थोड़ा उसके ऊपर आप विस्तार में बता पाए तो दैट वुड बी ग्रेट। राइट, बहुत बढ़िया। एक्चुअली इसके ऊपर आज प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं कि भाई लोकल से ग्लोबल हम कैसे जाएं। देखो, एक बहुत अच्छे पर्सन से मैं सुन रहा था कि आज प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर कि लोगों ने चीज़ों को एक्सप्लोर बहुत कम किया है। जैसे एज एग्जांपल कि मैंने कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री देखी नहीं ना, तो मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने का सपना ही नहीं बनाऊंगा। सही बात है, राइट ना। मैंने कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं देखा तो मैं उस तरीके से कभी सोचूंगा नहीं। तो ज़्यादातर लोग जो है ना छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और छोटा ही रह जाता है। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है उनका एक्सप्लोर नहीं करते, मतलब वो ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश नहीं करते। एज एग्जांपल मानो कि अभी रिसेंटली आज की ही न्यूज़ मैं सुन रहा था, आज या कल की न्यूज़ सुन रहा था कि चाइना के अंदर फ्लाइंग टैक्सी आ गई, राइट, स्टार्ट हो गई। अब सोचो यार, चाइना ने फ्लाइंग टैक्सी बनाई। अब मैं अगर चाइना में जो फ्लाइंग टैक्सी चल रही है अगर मैं देखूंगा नहीं तो मैं कभी सपना ही नहीं बनाऊंगा कि इंडिया के अंदर भी फ्लाइंग टैक्सी होनी चाहिए। राइट, बिल्कुल सही, राइट ना। तो लोगों ने देखा ही नहीं है और वो देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आप कह सकते हो, या फिर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कि मुझे नई चीज़ें जाननी है। क्योंकि जब तक चीज़ें जानोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा। एज एग्जांपल, मैं आज 1000 रुपए की या 2000 या 5000 की शर्ट पहनता हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बस बढ़िया है। लेकिन यार मैं बर्बरी की शर्ट देखूंगा तो लाख रुपए का शर्ट आता है बर्बरी का, तब मैं सपना बनाऊंगा ना कि 1 लाख का शर्ट मुझे भी पहनना है। बिल्कुल। तो सेम चीज कि जो भी बिजनेस है जो लोकल है अगर उनको ग्लोबली जाना है तो पहले अपने उस कुएं में से निकल के और दुनिया को देखना पड़ेगा। और उसके लिए एग्जीबिशंस है, उसके लिए सेमिनार्स है, उसके लिए जो स्पेशली ऐसी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनकी चीज़ों को जानना समझना पड़ेगा। तब आपका एक सपना बनेगा कि मैं भी एक ऐसी कंपनी बनाऊँ। प्रॉब्लम क्या है, जैसे एज एग्जांपल समझो, हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है। बिल्कुल। IIM है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर है, ठीक है, देहरादून है, फिर ये बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो बहुत अच्छे बच्चे को पढ़ा रही, बहुत अच्छे लोगों को तैयार करी है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो लोग नौकरी लेने के लिए ही माइंडसेट बना रहे हैं। मतलब मैं अहमदाबाद से निकलूंगा तो मेरा पर्पस है कि मुझे गूगल के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। सही बात है। मैं क्यों गूगल जैसी खुद एक कंपनी बनाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, समझना, ठीक है। तो मेरा जो ड्रीम है ना वो नौकरी तक रह गया। बिजनेसमैन का भी ड्रीम जो है ना वो उनके आसपास के सर्कल जो है ना उनका ही रह जाता है। मतलब मेरा 2 करोड़ का बिजनेस है, मेरे आसपास के एरिया में कोई बंदा है जिसका 20 करोड़ का बिजनेस है, तो मैं सोचूंगा कि मैं ना 20 करोड़ तक पहुंच जाऊं तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। सही बात। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि मैं 200 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़ तक भी पहुंच सकता हूँ। तो हमारे वहाँ पर जो छोटे छोटे बिजनेस अगर उनको ग्लोबल होना है तो पहले अपने आप को उस छोटी सी दुनिया से बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि दायरा आपका बड़ा होगा ना तो आपकी सोच बड़ी होगी और आप नए इनिशिएटिव्स लोगे। आज कितने सारे बिजनेसमैन को हम मिलते हैं
जिनका प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त होता है, जी, जिनकी बिल्कुल, सर्विस ऑसम होती है, awesome होती है। लेकिन उनका कस्टमर बेस, उनका सेल्स बेस, उनका रेवेन्यू प्रॉफिट देखना है तो बहुत छोटा होता है। बिल्कुल, जब हम डीप में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब पता चलता है कि यार इन्होंने अपने चीज़ों को बड़ा करने पे काम ही नहीं किया। और काम नहीं किया, जब उनसे बात करते हैं कि आपने काम क्यों नहीं किया, आपने ब्रांड क्यों नहीं बनाई, आप अपना सेल्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर चैनल क्यों नहीं बना रहे हो, आप अदर स्टेट्स में क्यों नहीं जा रहे हो, अदर कंट्रीज में क्यों नहीं जा रहे हो, एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोलते हैं करेंगे क्या, खाना तो 2 ही रोटी है। सही बात है। ठीक है, अब सेटिस्फाइड हो गए, मैं 2-5 करोड़ के अंदर मैं खुश हूं, तो मैं क्यों बड़ी चीजों के बारे में सोचूं। तो अच्छी चीजें है ना, एक लिमिटेड जगह ही रह के मर जाती है। बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत टाइम पहले मैं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बैठा था, तो वहाँ पे ट्रेनर ने एक बहुत अच्छी चीज़ पूछी, बोले आपको पता है इस दुनिया में सबसे महंगी ज़मीनें कहाँ की है। सबने बोला, किसी ने लंदन बोला, किसी ने दिल्ली बोला, किसी ने ना अलग अलग कंट्रीज बोले। राइट, तो ट्रेनर ने बोला इस दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन है शमशान है शमशान, ना, कब्रिस्तान है। सही बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे वहां पर मर के जल के खत्म हो गए, जिनके दिमाग में बहुत आइडियाज थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया। बिल्कुल सही कहा। करोड़ों अरबों का आइडियाज उनके दिमाग में था, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। और आज भी यही हो रहा है कि सोचते हम कि मेरा 2 करोड़ का बिजनेस 20 करोड़ हो जाए, इतना ही है, हम बड़ा सोच ही नहीं पा रहे। तो लोकल से ग्लोबल अगर होना है तो सबसे पहले उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपने उस दुनिया से बाहर निकल के और चीज़ें जाननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि यार मेरी इंडस्ट्री में और कितना बड़ा हो सकता है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। राइट, और जब ये चीज़ आप देखोगे तब आपके अंदर मन और इच्छा होगी कि हाँ मुझे भी करना है। बिल्कुल, तो एक लोकल बिजनेस को ग्लोबल अगर होना है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना माइंडसेट, अपना दायरा थोड़ा सा चेंज करें। आज समझो ना, आज हम पूरे इंडिया के अंदर घूम के काम करते हैं, सही बात है। ठीक है, इंडिया के बाहर भी हम काम करते हैं। एग्जैक्टली, तो हमारे पास में लोग कंसल्टिंग के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार इन्होंने हज़ारों कंपनी को कंसल्ट किया है, तो मेरी कंपनी की प्रॉब्लम को ये समझ के सॉल्यूशन दे देंगे। तुरंत, राइट, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक कंपनी को कंसल्ट कर रहा होता तो वो मेरे पास नहीं आते, यार ये एक ही कंपनी के बारे में जानते तो मुझे कैसे गाइड करेंगे। एग्जैक्टली, तो हमारे पास आने वाले लोग इसीलिए भी आते हैं क्योंकि यार इन्होंने हज़ारों कंपनी को कंसल्ट किया, हज़ारों जी। कंपनी में ट्रेनिंग्स दी, हज़ारों कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व की है, ग्रो करने में हेल्प की है। तो यार इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, करेक्ट है ना। तो यही कारण है कि हमने अपने आप को ग्लोबल किया, तब लोग हमारे पास में आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए। राइट, अब डॉक्टर की ही ले लो, आज कोई डॉक्टर अपनी मार्केटिंग करता है ना, जी, तो डॉक्टर अगर मान लो कि अगर वो घुटने का उसने अगर ऑपरेशन किया हुआ है, मतलब वो सर्जन है, जी, नी सर्जन है, तो वो पता है अपने मार्केटिंग एड में लिखाता है 5,000 या 10,000 सर्जरी सक्सेसफुली की है। राइट, ट्रू, क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि उससे लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि आप जो इनके पास आने वाले, तो आप पहले नहीं हो, आपसे पहले उन्होंने 10,000 सर्जरी कर ली है, तो उनका अनुभव है। तो अनुभवी लोगों के पास जाते हैं। क्यों? अनुभवी लोगों के पास में बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है और उन्होंने एक्सप्लोर किया है। सही बात, बिजनेसमैन भी, आप बड़े बिजनेसमैन के साथ जाओगे ना, अगर आप बोलोगे कोई 1,000 करोड़ का बिजनेस चला रहा है, अगर उसके साथ आप बैठ के बोलोगे सर मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरा बिजनेस ना 10% बढ़ जाए तो मज़ा आ जाए, वो बोलेगा क्या बेवकूफ़ी वाली बात करो यार, आप 10% क्यों बढ़ाने की बात करें, आप तो 1,000% बढ़ा सकते हो। क्योंकि उसने 1,000% का ग्रोथ देखा है और आपने नहीं देखा, तो आप 10% में खुश हो गए और वो 1,000% लेकर बैठा हुआ। राइट, तो हमारे जो छोटे बिजनेसमैन है ना, वो एग्जीबिशंस में कम जाते हैं, सेमिनार्स में कम जाते हैं, कंट्रीज विजिट कम करते हैं। अपना खुद का जो शहर है वो छोड़ने को मजबूर नहीं है, मतलब छोड़ने की इच्छा नहीं है। फिर दूसरे शहर में जाके तो देखिए, तो मेरे एक कस्टमर थे, मैं आपको बताता हूँ, ज्वेलरी का शोरूम चला रहे थे, जी, तो उन्होंने अच्छा खासा शोरूम बनाया था, तो उनको प्राउड फील हुआ, शहर का सबसे बड़ा शोरूम मैंने बनाया है। राइट, हम बोला ठीक है, बढ़िया। तो एक बार वो बेंगलोर गए थे, बेंगलोर में वो एक शोरूम में विजिट उन्होंने किया, राइट, और विजिट करने के बाद उनकी आंखें खुली को खुली रह गई। वो आए मेरे पास, बोले यार विशाल भाई हमने जो शोरूम बनाया ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बोला क्यों? बोला यार बेंगलोर में मैंने शोरूम देखा, 3 के 4 फ्लोर का शोरूम था और हर फ्लोर के ऊपर 10-10 बिलिंग के काउंटर लगे थे। इतनी बिल्स बन रही थी। तो उनको देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता है यार हम कुछ नहीं कर रहे। क्या बात है? मेरे एक क्लाइंट है, जनरली ज्वेलरी शोरूम के अंदर ना, अगर
कहते हैं पर डे का अगर 10 ग्राम सोना आप बेच रहे हो, 20 ग्राम आप बेच रहे हो, 100 ग्राम आप बेच रहे हो ना, तो मतलब आप बहुत बिजनेस कर रहे हो, सही बात। है ना। ये लोगों का एक माइंडसेट था। मेरे एक क्लाइंट थे, उनके साथ मैं बैठा था, बोले पर डे का 1 kg बेचता हूँ सर, पर डे का 1 kg मैं बेचता हूँ। क्या बात है। मैं वही सोच रहा था यार, वो बंदा 50 ग्राम में संतुष्ट है, बंदा 1 kg। ऐसे ही क्लाइंट मेरे थे जो चाय की दुकान चलाते थे, छोटी सी लारी उनकी चलती थी और 80 साल पुराना उनका बिजनेस, तीसरी पीढ़ी चला रहे। मैं उनको बोला सर आप इसको बड़ा क्यों नहीं करते? बोले विशाल भाई चाय की लारी तो ऐसी ही होती है ना। मैं बोला चाय की लारी ऐसी होती है लेकिन चाय का बिजनेस ऐसा नहीं होता है ना, इसको आप बड़ा कर सकते हो। बोले पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोला एक काम करो, मैं 2-3 जगह बोलता हूँ, आप जरा विजिट करके आओ। तो मैंने उनको दिल्ली के अंदर चायोस है, चाय विला है, टी विला है, मैंने दिल्ली मुंबई के अंदर बोला एक जगह पर विजिट करो। वो विजिट करने के लिए गए और मैंने बोला वहाँ पे जाके आप डायरी पेन लेकर खाली इतना लिखना कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छी है। सही बात है। उन्होंने लिखा, मेरे को फ़ोन किया, बोले विशाल भाई मेरे को मेरी चाय की कीमत बढ़ानी है। बोला क्यों? बोले यार मैं जो चाय 10 रुपये में बेचता हूँ ना और ये जो चाय 150 रुपये में देते हैं, मेरे सामने इनकी क्वालिटी जो है एकदम घटिया है। तो यार 150 इनको लोग देने के लिए तैयार, तो मेरे को 12 रुपये देने को तैयार नहीं होंगे? मैंने बोला नहीं तैयार होंगे। बोले क्यों? तो मैंने बोला आप आओ मिल के बात करते हैं। आए, मैंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ क्या क्या चीज़ें देखी? बोले मैंने वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें देखी। मतलब जैसे कि, तो बोले मैंने वहाँ पे देखा उनका शोरूम बहुत अच्छे से बना था, अंदर टेबल कुर्सियाँ थी, बाहर पार्किंग की अच्छी सी जगह थी, अंदर एसी चालू था, हल्का हल्का म्यूजिक चालू था। वहाँ पर पढ़ा जो बंदा काउंटर पे बैठा था इंग्लिश में बोलता था, बढ़िया ड्रेस पहना था। वहाँ पर चाय उनको बढ़िया तरीके से सर्व कर दी जाती थी, थोड़ा सा डिजाइनिंग करके दिया जाता था। फिर चाय के साथ कुछ बिस्किट कुछ कुकीज़ वगैरह दिए जाते थे और ये सारी चीज़ें उनके वहाँ पे थी। मैं बोला वहाँ पर बंदा चाय पीने नहीं आता है, सिर्फ अगर उसको चाय पीना हो ना तो 10 रुपये में चाय पी लेगा। उसको वो जो एमिनिटीज चाय के साथ मिलती है ना, बैठने का, एसी का, वो पढ़े लिखे आके बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, ये जो चीजें, उसका वो 150 रुपये दे रहा है। एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो वो फील जो कर रहा है, जो अनुभव कर रहा है ना, उसका वो 150 रुपये दे रहा है। आप यार यहाँ पे पेड़ के नीचे चाय पिला रहे हो और पेड़ के अंदर कोई पत्ता गिर जाए तो आप क्या बोलते हो? पत्ता निकाल के सर फेंक दो, चाय थोड़ी बिगड़ेगी। राइट। तो उनको जब ये चीज़ें एहसास हुई कि यार नहीं, मुझे अगर मेरा बिजनेस बड़ा करना है तो मुझे लोगों को एमिनिटीज देनी पड़ेगी, कस्टमर सेंट्रिक सोच। एग्जैक्टली। तब उन्होंने अपने उस चाय की लारी को होटल में कन्वर्ट किया एंड नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या बात। सो कहते हैं ना, जब तक आप देखते नहीं हो ना तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आप जो करे वो सही है कि गलत है। राइट, बिल्कुल। सो दैट्स इट कि आपको ना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की। और ये छोटे बिजनेसमैन ना एक्सप्लोर करने से बिल्कुल कतराते हैं। आप देखो, मेरे एक क्लाइंट थे, उनके साथ मैं बैठा था, बोले हर महीने मैं इटली जाता हूँ सर। मैं बोला क्यों सर? बोले हर महीने इटली से जाता हूँ क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी मेरी इंडस्ट्री की हर बार कुछ नई मुझे मिलती है। तो मैं टेक्नोलॉजी वहाँ से देख कर आता हूँ और लेकर आता हूँ। आज मेरे पास जो टेक्नोलॉजी अभी है ना, 5 साल के बाद मेरी सिटी में दूसरे लोगों के पास आएगी। मतलब अभी मैं मेरे शहर में मेरे जैसा जो बिजनेस कर रहा है उनसे 5 साल में आगे हूँ। क्या बात है। समझना। और इसका कारण यही है कि मैं हर 3 महीने में जाता हूँ, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों की एक बार खोज खबर लेने के लिए, नया आया क्या है। और छोटे बिजनेसमैन नहीं जानते। तो अगर लोकल से ग्लोबल होना है तो पहले लोकल से ग्लोबल जाना पड़ेगा। राइट। तुम्हारे बिजनेस को बड़ा होने से पहले तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने से पहले तुम्हारी सोच ग्रो होनी चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप 4, 10, 15, 20 आपके इंडस्ट्री के अंदर जो लोग कर रहे हैं अच्छा उनसे मिलोगे ना, तो तुम खुद सोच लोगे कि मैं जो कर रहा हूँ ना उससे और बेटर हो सकता है। सबसे पहले तो सोच बड़ी करना बहुत जरूरी है, एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। पर अब मेन चीज ना सर, सराउंडिंग ऐसी होती है लोगों की कि वो आगे सोच ही नहीं पाते हैं ग्रोथ के बारे में, या आगे कुछ एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं। देखो, सराउंडिंग होती नहीं है, हमने बनाई है। ओके। समझना एक चीज को, सिगरेट पीने वाला किसके साथ बैठेगा? सिगरेट है ना, दारू पीने वाला। दारू वाले। तो सिंपल सी चीज है, हमने बनाई है ना। तुम दारू छोड़ दो ना, तुम्हारे साथ दारू पीने वाला बंदा कल से बंद। राइट। प्रॉब्लम ये है, हम नहीं छोड़ रहे हैं ना। राइट। हम नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारा जो बंदा है वो कैसे छोड़ेगा? बस वही चीज है। हम वो अपनी छोटा सा दायरा नहीं छोड़ रहे खुद। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लोगे यार मेरे को यार 200 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो तुम है ना 200 करोड़ के लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाओगे। एज एग्जांपल समझो है, ये प्रैक्टिकली है। ये
बहुत जगह मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। कहते हैं आप ना कोई चीज़ के बारे में सोचना शुरू करो, वो चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। समझो, आपने एक ड्रीम बनाई कि मेरे को एक कार मेरे को लेनी है, मेरे को मर्सिडीज लेनी है। तुम आज तुमने ये सोचा पूरा का पूरा दिमाग में, अब तुम्हें वो मर्सिडीज कारें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं था कि पहले वो नहीं थी, पहले वो थी लेकिन तुमने सोचा नहीं था तो इसलिए दिख नहीं रही थी। सही तो बात है। जब तक तुम ये सोचोगे नहीं कि मेरे को 200 करोड़ की कंपनी बनानी है, 500 करोड़ की कंपनी बनानी है, 1000 करोड़ की कंपनी बनानी, तुम्हें ऐसे लोग दिखेंगे ही नहीं कि जो मार्केट में ही तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं लेकिन 100-200 करोड़ की कंपनी चला रहे, तुम्हें दिखेंगे ही नहीं। राइट। तो ये चीज़ें, जैसे कि आप समझो, इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जब घर में लड़की या लड़के की उम्र शादी लायक हो जाती है ना, तो माँ बाप के अंदर सामने जो लड़की या लड़का दिखता है उसको वो ऐसा ही देखता है, या तो ये मेरी दुल्हन बन सकती है या तो ये मेरी बेटी का दूल्हा बन सकता है। राइट। वो हर बच्चे को देखना शुरू कर देते हैं इस तरीके Imagine करता से। है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। सो जब तक आप आपके दिमाग में लाओगे नहीं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसा करना है, तब तक वैसी चीज़ें तुम्हारे साथ दिखेगी नहीं। क्या बात है। तो प्रॉब्लम वो है कि हम खुद अपनी चीज़ों को बेटर बनाना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में दारू के अलावा और कोई अच्छी चीज़ हेल्थ के लिए मिल ही नहीं रही है, लेकिन आपने सोची नहीं इसलिए आपको दिख नहीं रही है। और सर कहीं ना कहीं पे एज अ मेंटोर लोग उस तरह की मेंटोरशिप भी नहीं ले पाते कभी कभी, या उनके पास भी ऐसे मेंटोर के अभाव के कारण वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। देखो, मेंटोर का मतलब लोगों को नहीं आइडिया है, मैं तो सिंपल सा बोलूँ, उनके हिसाब से पता है, सलाह जो है ना, जो सलाह जो है ना, एक तो फ्री में अवेलेबल है ना। हर पान या बीड़ी के गल्ले पे दुकान पे खड़ा हुआ इंसान सिगरेट पीता हुआ या मावा घिसता हुआ सलाह देता है, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रोफेशनल लोगों की सलाह लेने के लिए वो पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और जो उनको सलाह दे रहा है, वो बंदा सलाह जो दे रहा है वो कितनी एक्यूरेट है उसको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, तो इसलिए आप उसकी सलाह मानते नहीं हो। तो आप क्या सोचते हो कि यार जैसा होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो प्रॉब्लम वो है, जब आप, एज एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब आपके घर के अंदर आपकी, मानो कि आपकी वाइफ है या फिर फ्यूचर में कोई भी पर्सन है जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, ठीक है, तो वो हर चीज़ में डॉक्टर की सलाह लेती है। सही बात है। ठीक है, कि मेरा बच्चा 3 महीने का हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, 6 महीने का हुआ तो क्या करना चाहिए, डिलीवरी के बाद क्या करना चाहिए, डिलीवरी के 3 महीने 6 महीने के बाद क्या, ये सारी चीज़ों की सलाह लेती है, उसके लिए फीस पे करती है। सही बात है। राइट ना, क्योंकि उसको पता है ऐसी सिचुएशन के अंदर डॉक्टर की, प्रोफेशनल की सलाह मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है और इसीलिए वो पे करती है। तो प्रॉब्लम इज, जब लाइफ की बात आती है ना, तो लाइफ को लोग ऐसा लगता है लाइफ के लिए सलाह क्यों लेने का। सही बात है सर। और इसके लिए ना वो खर्च करने को तैयार है, ना उनको सीरियस इसके ऊपर दिख रही है, कोई चीज़ नहीं दिख रही है, और फिर बोलते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी बनी नहीं। यार सिंपल सी चीज़ है, आपकी ज़िंदगी बनी नहीं, आपकी ज़िंदगी आपने बनाई नहीं। बिल्कुल, समझना। मार्केट में अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, आपको पहनने हैं तो पैसे देकर ले आओ। सही बात है। मार्केट में अच्छे लोग बैठे हैं जो आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को, आपकी मेंटल हेल्थ को, हर चीज को सुधार सकते हैं। एक्चुअली सर सुबह में एक कोट में पढ़ रहा था, डोंट वेट फॉर व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। एग्जैक्टली। मैं वही बोला, मार्केट में ये सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन आपको चाहिए तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी फीस पे करनी पड़ेगी और वहां से आपको जो चाहिए आप लेकर आओ। बिल्कुल। सो बाजार ओपन है सबके लिए, प्रॉब्लम ये आपको चाहिए कि नहीं। लेकिन हर एक चीज की फी होती है सर। देखो, फ्री कहा जाता है ना कि जहाँ फ्री लगा हो ना, जहाँ पर फ्री की चीजें मिल रही हो, समझना वहाँ तुम्हारा सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। राइट। तो ये ना, ये जो लोगों को मेंटालिटी जो बनी हुई ना फ्री वाली चीजें, वो मेंटालिटी के चक्कर में वो बहुत नुकसान करते हैं। आज अगर हम सोशल मीडिया की हम बात करें सर, चैट जीपीटी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंस्टाग्राम है, दे आर प्रोवाइडिंग अ फ्री कंटेंट। एग्जैक्टली। और कितना नुकसान कर रहा है, बहुत सारा नुकसान से। आज समझो, ये फ्री कंटेंट जो है, अब उससे क्या हो रहा है कि एक्सेस करने के अनलिमिटेड कंटेंट है। राइट। तो अच्छी चीजें देखते देखते वो बुरी चीजें पहुंच जाती है, और फिर बुरी चीजें में इतना उलझ जाते हैं, इतना अंदर चले जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यार मेरा बहुत समय चला गया, मेरा माइंड खराब हो गया, मेरा पूरा खराब इसीलिए हुआ क्योंकि आपको फ्री में चीजें मिली और आपने उसको यूज करने के लिए लिमिट नहीं लगाया। राइट। तो जहाँ ज्यादा फ्री है वहां पर लोगों का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते। राइट।
सो बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी चीज़ों को सुधारना कि मार्केट के अंदर अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आप उनसे बात कर सकते हैं और वो अवेलेबल हैं जो आपको आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी हर चीज़ के अंदर आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप वहाँ से फीस दे के लेना, ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि बिजनेस स्टार्ट हो जाता है लेकिन स्टक हो जाता है, हम उसको स्केलेबल नहीं कर पाते हैं। आपके सेशन में एक और आपने एक चीज कही थी सर कि कभी कभी हम बिजनेस के अंदर ना हम अपनी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है जो होती है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। राइट। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि परिवर्तन जो है ना वो कंटिन्यूसली होता रहता है। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार हम परिवर्तन को परमानेंट मान लेते हैं। करेक्ट, बिल्कुल राइट ना। कहा जाता है द ओनली वन थिंग इज कीप चेंजिंग, दैट इज लाइफ। राइट, ट्रू, ठीक है, हमेशा जिंदगी बदलती रहती हैं, बिल्कुल। तो आप जब छोटे बच्चे थे 6 महीने के तो आपके कपड़े अलग थे, आप 6 साल के हुए आपके कपड़े अलग है, और जब आप 16 साल के हुए तो आप आपके कपड़े अलग है, और जब आप 36 के होंगे तो भी आपके कपड़े अलग होंगे। राइट, तो ये लाइफ है। जी जी। आपका खाना अलग था, आज अलग है। सही बात। पहले आपका लाइफ अलग था, आज अलग है, और आपने इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस किए जहां जहां रिक्वायरमेंट पड़ी। तो यार बिजनेस में क्यों ये चीज को आप नहीं समझ रहे हो? बिजनेस आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले जो चलता था और आज जो चलता है इसमें बहुत फर्क है। एक सेशन के अंदर हमने पूरा बताया था कि बिजनेस का जो चेंजेस है ना वो कहाँ से शुरू, बिजनेस का कहाँ शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम से। सही बात है। जहाँ पे करेंसी नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ। बार्टर सिस्टम से बाद में आया वो लाला की दुकान वाले, कि पूरे गांव में एक लाला होता था जो किराना कपड़े सब रखता था। फिर वहां से धीरे धीरे शुरू हुआ, किराने की दुकान तक आए। सही बात है ना, जहाँ पे हर गली नुक्कड़ पे एक किराने की दुकान होती। फिर वहाँ से थोड़ा सा और हुआ तो डिपार्टमेंटल स्टोर आए कि भाई बहुत सारे किराने की दुकान जो है एक बड़ी से बना दी वहाँ पर। वहाँ से देखो मॉल आया, मॉल पे डिफरेंट, उसके बाद सुपर मॉल आया, फिर ऑनलाइन शॉपिंग आई आज, और होम सर्विसेज आ गए। पहले आपको बाल कटवाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज घर पर आके आपके बाल कटिंग करके जाते हैं। राइट, तो इतनी चेंजेस हुए। अब जो बंदा ये सोचता था बार्टर सिस्टम पहले चलता था, आज भी मैं वही चलाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसे ग्रो करेगा? सो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना, चेंज कॉन्स्टेंटली होगा, बिल्कुल होगा। तो जैसे जैसे चेंजेस होंगे ना वैसे वैसे आपके बिजनेस के अंदर कुछ प्लस और माइनस भी होगा। बिल्कुल सही कहा। मतलब कि आपका बिजनेस अभी चल रहा है, लेकिन आज से 5 साल के बाद में उस बिजनेस में चेंजेस आएंगे। तो जब चेंजेस आएंगे तो अगर आप कुछ चीजें अर्ली अडॉप्ट करते हो, पहले से शुरू करते हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप लेट से शुरू करोगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर आपको अपनी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है जी। और एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को हम कैसे डिफाइन करें, मैं आपको बताता हूँ। एज एग्जाम्पल कि पहले के टाइम पर टूर्स एंड ट्रैवल्स है ना अलग होती थी, टिकट जो बुकिंग की जाती थी वो अलग होता था। ठीक है, आज के टाइम पे देखो दोनों एक ही जगह हो रही है। दैट इज एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। सही बात। जिसने बहुत पहले से इन चीजों को समझ लिया था ना कि जिसको टिकट करवानी है उसको टूर एंड ट्रैवल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जिसको टूर एंड ट्रैवल्स करवानी है उसको टिकट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसने क्या किया, एक ही जगह से सॉल्यूशन ले आया कि भाई मैं एक ही दुकान से दोनों चीज करूंगा, तो उसको बेनिफिट ज्यादा मिला। अब आज जो कर रहा है उनको बेनिफिट कम मिल रहा है। आज भी समझो जैसे सुपर स्टोर का कल्चर हमारे वहाँ पे है, तो आज के टाइम पे हमारे इंडिया में डीमार्ट सक्सेसफुल इतना ज़्यादा क्यों हुआ? उसके पीछे की वजह है ना, मैं किराने की दुकान पर जाऊंगा, किराने की दुकान के ऊपर मांगूंगा, वो देगा, फिर बिल बनाएगा, इतना टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है डीमार्ट ने क्या किया कि भाई मैं एक बड़ी सी दुकान बनाता हूँ, बिल्कुल उसके अंदर आप बास्केट लेकर आ जाओ, आराम से सारी चीज देखो, जो समझ में आए उठाओ रखो, बिल बना के घर जाओ। सही बात। उसने उस चीज को समझा, वो देख रहा था और उसने इसके ऊपर एग्जीक्यूशन किया। दैट वाज एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। और आज भी किराने की दुकान बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी इन चीजों को नहीं देख रहे। आज भी उनको कैसा लग रहा है, दुकान के बाहर कस्टमर होना चाहिए, दुकान के अंदर मैं होना चाहिए। कस्टमर बोले मेरे को वो निकाल के दो तो मैं निकाल के दूंगा। और अब प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रोसेस में ही वो सोच रहे हैं कि बड़ी कंपनी बना ले, वो बहुत बड़ा बिजनेस बना ले। नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। लेकिन सर यहाँ पे एक बात और डर की भी तो आ जाती है कि मतलब जो लोग रिस्क ले रहे हैं दे आर ग्रोइंग, बट समझो यहाँ डर कहाँ है,
राइट। यहाँ डर नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की चीज है। एक चीज समझो, आप 5 साल की एज के अंदर जो कपड़े पहनते थे, आप आज वो कपड़े पहनते हो, आपने चेंज किया ना, उसमें कौन सा डर है आपने? उसमें कोई डर नहीं था। सिंपल सी चीज है यार, कोई डर नहीं है। ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग को मैं बढ़ा रहा हूँ ना, कि मार्केट में परिवर्तन आ रहा है, मुझे मेरा बिजनेस ग्रो करना है, तो मुझे उसको लेकर आना पड़ेगा। आज समझो, एक टाइम पे ऐसा था कि जहां पर प्रोडक्ट्स को बेच देना वही प्रायोरिटीज होती थी। मतलब मैंने प्रोडक्ट को जैसे तैसे बेच दिया, राइट, ये प्रायोरिटी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में इस परिवर्तन को लोगों ने देखा कि भाई लोगों को बेचने के साथ सर्विस भी चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, राइट। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है पता है, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट उठाने से पहले बोलता है इसका सर्विस सेंटर कहाँ है। सही बात है। और आपका सर्विस सेंटर नहीं है ना, तो आपकी प्रोडक्ट लोग लेने से घबरा रहे हैं। बिल्कुल। तो जिसने इसको समझ लिया, समझो, बीच में ओला को बहुत गालियां पड़ी थी, ओला इलेक्ट्रिक को बहुत गालियां पड़ी थी। क्यों? क्योंकि ओला ने प्रोडक्ट तो बहुत बेची, लेकिन सर्विस सेंटर नहीं बना। अब लोगों को कहीं पर भी गाड़ियों में दिक्कत आती तो लेकर कहाँ जाए, है ना, जिसके कारण उनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, राइट। तो इसी तरीके से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे आती है। मैं आपको बताऊं, एक कंपनी कोई थी, हीरो कंपनी थी। जब उन्होंने प्रोडक्ट बेचना शुरू किया ना, तो बेचने के बाद जब उनको समझ में आया कि यार सर्विस की बहुत जरूरत हो रही है, तो हीरो के जो डीलरशिप लेते थे ना, तो हीरो की डीलरशिप वो लेते थे, लेकिन सर्विस सेंटर किसी और को देना पड़ता था। ठीक है। तो जिसके कारण जिसने प्रोडक्ट खरीदी और सर्विस के लिए गया तो उसको तकलीफ होती थी। तो डीलर ने यह समझा कि यार इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिसने प्रोडक्ट ली वो सर्विस करवाएगा, तो क्यों ना मैं भी वही सर्विस सेंटर खुद अपने वहाँ ले लूँ। तो डीलरशिप और सर्विस सेंटर दोनों ले लिया। बाद में पता ये चला प्रॉफिट का रेशो सर्विस में ज़्यादा है। क्या बात। तो जिसने ये अपॉर्चुनिटी को समझा, उसने अर्ली अडॉप्ट कर लिया और आज उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो उसके साथ कुछ अपॉर्चुनिटी जुड़ी होती है। अगर आपकी नज़र नहीं पहुंची वहां तक तो आप चूक जाओगे। और आज इसी चीज़ की तो लोग है ना, चूक रहे, इसी चीज़ से चूक रहे लोग। तो आपको है ना, आपके बिजनेस के साथ जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आपके करंट बिजनेस में और क्या एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है उस पर नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप बिजनेस में पीछे रह जाओगे। राइट, करेक्ट। सर, एक लीडर जब कंपनी में होता है, बिजनेस में होता है, तो यस डेफिनेटली उसके 2 टास्क होते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी और डेवलपमेंट एक्टिविटी। ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें वो डेडिकेट करता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या कर सकता है? राइट। देखो, कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, जैसे हमने बताया कि 2 उसका रोल होता है। एक ऑपरेशन चलाना, मतलब जो चल रहा है उसको स्मूथ चलाना, और एक होता है बिजनेस को और डेवलप कैसे किया जाए। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी में तो उसका HR आ गया, अकाउंटिंग आ गए, सेल्स, परचेज, वो सारी चीजें आ गई जो चल रहा है। डेवलपमेंट एक्टिविटी में मेन चीज 4 होती है, राइट, जिसमें फर्स्ट होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि जो कस्टमर आपके साथ एक बार भी जुड़े थे वो रिपीट कैसे आए। द फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको वो पुराने कस्टमर को रोक कर रखना है, कि पुराने लोग जो पहले आए थे वो आपको छोड़ कर ना जाए। दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेकेंड इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आप जो कर रहे हो उसके अंदर और बेटर क्या कर सकते हो, और न्यू प्रोडक्ट क्या आप लेकर आ सकते हो, न्यू सर्विसेज और क्या लेकर आ सकते हो, मार्केट में कौन सी नीड ऐसी आ रही है जिस नीड को आप फुलफिल कर सकते हो, राइट। मतलब नई चीजें ढूंढना, ताकि आपकी जो चीजें चल रहे हैं उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो सेकेंड इज R&D, राइट। थर्ड इज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जितने लोग अभी जान रहे हैं उससे और ज्यादा लोग कैसे जाने, राइट। दैट इज फ्रॉम मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, कि आपको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पर फोकस करना है, कि जितने लोग अभी जान रहे हैं और ज्यादा लोग आपके बारे में कैसे जाने। एंड द फोर्थ वन इज न्यू आइडियाज जनरेट करना, कि आपके बिजनेस में अभी जो चीजें चल रही है उसको और स्मूथ कैसे किया जाए, मेरे बिजनेस के अंदर और नई चीज क्या लेकर आओ जो यूनिक हो, मैं ऐसा नया क्या करूं जो अभी तक किसी ने नहीं किया, मैं ऐसा नया चीज क्या करूं जिससे मेरा कस्टमर और हैप्पी हो और मेरा कस्टमर मेरे बारे में रेफरेंसेस दे। तो ये 4 चीजें हैं, CRM, R&D, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड न्यू आइडियाज डेवलप करना। ये 4 चीजें डेवलपमेंट के काम होते हैं जो हर बिजनेसमैन को करना चाहिए। देखो,
कहा जाता है कि आपके बिजनेस में 90% टास्क ऐसे हैं जो आप अपने टीम से करवा सकते हो। ओके ओके 90 के 99 या 95% ओके ऐसे काम है जो आप अपनी टीम से करवा सकते हो। जी 5% ऐसे काम होते हैं जो आपकी टीम नहीं कर सकती, बिल्कुल। उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए। तो आप वो 5%, अब समझो इसमें रेशो उल्टा है, ओके 95% करवा सकते हो और 5% नहीं करवा सकते हो। नहीं करवा लेकिन 5% जो नहीं करवा सकते हो, जिसको आप करोगे ना, उससे 95% बिजनेस आपका ग्रो हो सकता है। सही बात बाकी सब मिलके सिर्फ चला रहे हैं, सही बात लेकिन आप वो 4 चीजें करके आपके बिजनेस को 95% ग्रो कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हमने देखी। राइट बिल गेट्स शुरू किया उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, जी, जी, लेकिन आज के टाइम पे चला रहे हैं सत्या नडेला। बिल्कुल बिल्कुल राइट। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन ने चालू किया ये गूगल, गूगल राइट, उसको चला रहे हैं आज सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, ठीक है। yes, yes. ऐसे ही मास्टर कार्ड ले लो, ऐसे ही वीजा लो, ऐसे बहुत सारी कंपनी शुरू ऑनर ने किया, लेकिन आज उनको कोई और चला कोई रहा है। और चला रहा है। अब चला रहा है, दैट इज ऑपरेशनल एक्टिविटीज। करेक्ट बिल गेट्स का पूरा फोकस है बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन के ऊपर, जिसके थ्रू वो चैरिटीज करते हैं, बहुत नए नए चीजें करते हैं, डोनेशन करते हैं उसके ऊपर। अब उनको पता है ये काम मेरे को करना पड़ेगा। सत्या नडेला मेरी कंपनी चला रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। राइट करेक्ट है। तो कुछ चीजें हैं जिसके अंदर मुझे ही काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को और ग्रो करना है, तो आप अपने डेवलपमेंट टास्क के ऊपर फोकस करो, और ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए आप अपनी टीम डेवलप करो, सिस्टम डेवलप करो और उनको काम पर लगाओ। ओके करेक्ट करेक्ट। सर बिजनेस के अंदर क्या हम अपने रिलेटिव्स को ऐड कर सकते हैं, या ऐड करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए? उसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि आप अपना रिलेटिव्स को ऐड करो, राइट, विथ कंडीशन। विद कंडीशन, एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है। देखो, रिलेटिव आपको नुकसान और फायदा दोनों दे सकते हैं। ओके अगर आपने सही चीज़ें उनके साथ प्रोसेस नहीं किया। एज एग्जाम्पल, आपने अपनी कंपनी में आपके किसी भी रिलेटिव्स को ऐड किया, लेकिन अगर आपने टर्म कंडीशन नहीं बनाई कि आपको क्या करना है, आपकी अथॉरिटीज़ क्या रहेंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, आपकी रिपोर्टिंग्स क्या रहेंगी, आपके लिए रूल्स क्या रहेंगे, अगर ये चीज़ें आपने नहीं बनाई, तो वो रिलेटिव को जिसको आप लेकर आ रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, वो ही कंपनी आपकी बंद करवाएगा। सही बात है। समझना। लेकिन अगर आपने अपनी ही कंपनी के अंदर अपने रिलेटिव्स को लेकर आप आए और सिस्टम्स के साथ लेकर आए, तो वही आपकी कंपनी को मल्टीप्लाई करने में आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल सही कहा। आज जैसे कि एज एग्जांपल समझो, कोई भी बड़ी कंपनी है तो वो सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करती है। तो सेकंड लाइन लीडरशिप के अंदर अगर घर का बंदा है, तो वो तो और अच्छे तरीके से ग्रो करेगा बिजनेस को। अब एज एग्जांपल समझो, अभी हम बात करें टाटा फाउंडेशन की बात करें, ठीक है, तो आज थोड़े टाइम पहले ही सर रतन टाटा सर, जो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, वो चले गए। तो उसके बाद में लीडरशिप दी गई उनकी फैमिली मेंबर को, नोएल टाटा को दी गई, राइट ना। तो नोएल टाटा को उन्होंने दी। अब क्यों दी? क्योंकि उनको फैमिली के अंदर, फैमिली में से ही कंपनी में लेकर आया गया था, बिल्कुल, राइट, विथ सिस्टम। मैंने थोड़े टाइम पहले मैंने शायद चीज़ न्यूज़ पढ़ी थी या कहीं पर बातचीत हुई थी कि अनिल अंबानी ने अपने बच्चे को अपनी ही कंपनी के अंदर जॉब ऑफर की और बोला कि आप यहाँ से शुरू करो अपने करियर की। बिल्कुल। तो वो क्यों ऑफर की? क्योंकि उनको पता है कि बच्चा नीचे से ऊपर आएगा ना, तो हर प्रोसेस को समझते हुए आएगा, तो लीडरशिप पे जब बैठेगा ना, तो पूरी नीचे चीजें उसने देखी हुई है, तो वो लीड बहुत अच्छे से कर पाएगा। नहीं तो होता क्या है, कहा जाता है कि पहली पीढ़ी, समझना, पहली पीढ़ी बनाती है, सही बात है, दूसरी पीढ़ी उसको मेंटेन कर पाती है, अगर सिस्टम बनाया है तो नहीं बना है तो खत्म कर देती है, फिर तीसरी पीढ़ी को फिर बनाना पड़ता है। सही बात है। तो जिनकी फैमिली बिजनेस गवर्नेंस मॉडल्स बने हुए हैं, ठीक है, तो जिन्होंने अपनी फैमिलीज में से रिलेटिव्स को अपने बिजनेस में लाया है, सिस्टम से उनका बिजनेस ग्रो होगा, उनका बिजनेस बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। लेकिन जिन्होंने ये सिस्टम बनाए बिना लेकर आए हैं, उनका बिजनेस आज नहीं तो कल कोलैप्स होगा। क्योंकि देखो, हम अक्सर ना ट्रस्ट उस पर करते हैं जो हमारी नियर डियर या फैमिली मेंबर होता है, और ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वहीं धोखा होता है। सही बात। एक बहुत अच्छी चीज किसी ने कहा था, चक्रव्यूह रचने वाले
पड़ोसी नहीं होते हैं, घर के ही होते घर हैं, के ही होता है, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही कहा। तो वो कहा गया ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी, तो सेम चीज है। तो नजर हमारी कहाँ हटती है? जहाँ पे ओवर ट्रस्ट हो जाता है। और ओवर ट्रस्ट कहाँ पे होता है? घर के फैमिली में। तो वहीं पर चूक होती है। तो आप फैमिली मेंबर्स लेकर आओ, लेकिन अगर आप सिस्टम से लेकर आओगे तो वही फैमिली मेंबर आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल। और लगभग ये बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं इन चीज़ों के ऊपर। राइट, ग्रेट सर। ओके सर, जैसे कि सेशन में आए दिन हम प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं, आप बताते हैं बिजनेस के 4 स्टेजेस, यानी कि कौन सा बिजनेस कौन से ग्रोथ पे है, कौन सा मैच्योरिटी पे है। तो कोई व्यूअर्स अगर हमारा ये सेशन अभी देख रहा है, ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो उनके बिजनेस की क्या परिस्थिति है, उनका बिजनेस अभी कौन से स्टेज से होके गुजर रहा है, उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जो वो पता लगा सकते हैं? राइट, देखो इसको कहते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल। ओके ओके। कहा जाता है कि हर चीज की जैसे एक एक्सपायरी डेट होती है, बिजनेस की भी एक एक्सपायरी डेट होती है जी। तो बिजनेस को लगभग 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्टरी सेशन या इंट्रोडक्टरी स्टेज कह सकते हो, जहाँ पे हम कहते हैं स्टार्टअप फेज कि बिजनेस शुरू हुआ। दूसरा होता है ग्रोथ फेज, तीसरा होता है मैच्योरिटी और चौथा होता है डिक्लाइन। ये 4 स्टेजेस से बिजनेस होके गुजरता है। तो जो भी बंदा, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, उस सिम्टम से वो जज कर सकता है या वो डिसीजन ले सकता है मेरा बिजनेस फिलहाल कहाँ पे है। एज एग्जांपल मानो कि आपके बिजनेस के अंदर अभी भी प्रोडक्ट और सर्विस की क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या बेचना चाहिए या मुझे क्या बनाना चाहिए या मुझे कौन से कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है तो आप अभी भी स्टार्टअप फेज में हो। मतलब कि आपका प्रोडक्ट आप कर रहे हो, देखो आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन 10 प्रोडक्ट से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कौन सी मुझे 3 प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, बाकी 7 को मुझे बंद करना है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप स्टार्टअप फेज में हो। अगर आप अभी भी अपनी इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज नहीं रखते हो, आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी समझ नहीं है, कंफ्यूजन है, आपको कई बार ना ऐसा लगता है कि मैं गलत बिजनेस में तो नहीं आ गया, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आती है तो समझो आप अभी भी स्टार्टअप फेज में। भले आपने 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया, लेकिन 10 साल के अंदर अभी भी आप प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा है कौन सा मेरा 2 या 3 प्रोडक्ट हिट है जिनके ऊपर मुझे 70-80% फोकस करना है। अभी भी आपने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप अभी भी स्टार्टअप फेज में हो। तो ये सिम्टम्स है कि जो स्टार्टअप बिजनेस में है, जो स्टार्टअप फेज में है, उनको कंफ्यूजन होता है कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी मुझे बनानी है या बेचनी है। उनको अपने बिजनेस का पूरा नॉलेज नहीं होता है, उनके पास विजन नहीं होता है, वो अपनी चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ये सारे स्टेजेस के सिम्टम्स हैं इसके, जिसको कहते हैं स्टार्टअप स्टेज। राइट। दूसरा फेज आता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में आपको एहसास हो जाता है कि मुझे अब कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो होने लगता है, राइट, आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है यार अब मैं सारी चीज़ें खुद हैंडल नहीं कर पा रहा, अब मुझे टीम चाहिए, अब मुझे रिक्वायरमेंट है सिस्टम्स की, अब मुझे रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं अपने ब्रांड बिल्डिंग करूं, अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं पैन इंडिया मैं जाना चाहता हूं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाऊं, मुझे पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है, रूल्स की रिक्वायरमेंट है, लीगल्स की रिक्वायरमेंट है। इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट जब आपको फील होने लग जाती है तो समझना आप ग्रोथ स्टेज में हो। ओके। थर्ड है मैच्योरिटी स्टेज, कि जहाँ पे आपका बिजनेस स्टक हो जाता है, बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता है। मतलब पिछले साल का आपका टर्नओवर 5 करोड़ का था, इस साल का आपका टर्नओवर 5 करोड़ 10 लाख या 5 करोड़ 20 लाख का था। मतलब आपने बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं किया और बहुत ज़्यादा आप डाउन भी नहीं गए, लेकिन आपका बिजनेस चल रहा है। ओके। आपका एज इट इज स्टेबल चल रहा है, मतलब पैसे आ रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा है। तो आप स्टक हो गए, मतलब बहुत बड़ा जंप नहीं ले पा रहे हो। तो आपका बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पर आ गया। एंड फोर्थ है दैट इज डिक्लाइन स्टेज, कि जहां पर आपका कस्टमर आपको छोड़कर जाने लगता है, आपका टीम मेंबर आपको छोड़कर जाने लगता है, आपका मार्केट शेयर पहले जितना था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, आपकी प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में रिव्यू रॉन्ग या फिर गलत आने लगता है, नेगेटिव आने लगता है। ये सारे फेज है डिक्लाइन में कि आपका बिजनेस अब डाउन जा रहा है। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो हर बिजनेस के अंदर आते हैं।
अब ये 4 स्टेजेस पर सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी कि मेरा बिजनेस कौन से स्टेज पर अभी फिलहाल है। यस, राइट, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे अगले स्टेज पर जाने के लिए क्या डिसीजन लेने चाहिए। तो ऑलरेडी इसके लिए हमने हमारे एप्लीकेशन गुरुकुल बिजनेस स्कूल एप्लीकेशन हमारा है, उसके ऊपर हमने पूरा कोर्स बनाया और पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस का एनालिसिस भी कर सकते हो और आप अपने बिजनेस में आगे कैसे बढ़े उसके लिए स्ट्रेटजीज भी बताइए कि कौन से स्टेज पर आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिटेल में जाके हमारे गुरुकुल बिजनेस स्कूल ऐप के ऊपर जाकर ये कोर्सेज कर सकते हैं, जिसके ऊपर पूरी डिटेल्स में उनको जानकारी मिलेगी, प्लस कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी बताइए कि आपका बिजनेस बूस्ट कैसे होगा, ग्रो कैसे होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जितने लोग भी जानना चाहते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर मैं कौन से स्टेज पर हूं और मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करने की जरूरत है, तो आप जाइए गुरुकुल बिजनेस स्कूल ऐप पे और वहाँ से आप ये कोर्स करके आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो और आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल, एक पूरी क्लैरिटी के लिए। एग्जैक्टली, पूरी चीज़ में डिटेल में आ जाएगी। करेक्ट, ओके सर। बिजनेस कोई भी हो, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए एक चीज़ बहुत रिक्वायरमेंट होती है, सेल्स या कस्टमर एक्विजिशन हम कह सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं और उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, सेल्स हमारा बढ़े, क्योंकि यही मेन एक चीज़ होती है। देखो, जनरली क्या होता है कि सेल्स बढ़ने का या सेल्स ना बढ़ने का बहुत फैक्टर होता है। कई बार हो सकता है आपकी प्रोडक्ट अच्छी ना हो, कई बार हो सकता है आपके पास टीम अच्छी ना हो, कई बार ऐसा हो कि आपके पास सिस्टम अच्छी ना हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो कस्टमर हैं वो आप आइडेंटिफाई नहीं करो। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं सेल्स ना बढ़ने के। लेकिन बढ़ कैसे सकता है उसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जिसको हम हमारे कोर्सेज में भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। दैट इज डब्ल्यू कंसेप्ट। डब्ल्यू समझ रहे हैं? तो डब्ल्यू कंसेप्ट के अंदर क्या चीजें हम बताते हैं कि एक जगह पर होता है सीआरएम। सीआरएम का मतलब कि पुराने कस्टमर के साथ में आप रिलेशन बना के आप उनको रिपीट लेकर आओ। राइट, कि पुराना कस्टमर आपके बिजनेस में रिपीट आते रहना चाहिए। एक तरफ आप ये सिस्टम बनाओ कि पुराना कस्टमर मुझे छोड़कर ना जाए, पहला। और दूसरा है कि आप मार्केटिंग करके नए कस्टमर को अपने बारे में बताते जाओ। दो तरफ से आपको जोर लगानी है। राइट, एक पुराना कस्टमर रिपीट आए और दूसरा नया कस्टमर भी आए। अच्छा, जब ये दो जगह से जोर लगता है तो दो जगह से आपका सेल बढ़ता है। समझना, क्योंकि पुराने कस्टमर आपके पास रिपीट आ रहे हैं तो पुराने लोग आ रहे हैं, वहां से भी एक रेवेन्यू आ रहा है, एंड साथ साथ में आपके जो नए कस्टमर मार्केटिंग के थ्रू आउट आ रहे हैं वहां से भी सेल आ रहा है। तो आपका दो जगह से सेल ग्रो होता है। दैट इज डब्ल्यू कंसेप्ट। तो किसी भी बिजनेस को अपना सेल ग्रो करना है, अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो उनको डब्ल्यू कंसेप्ट के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। हाँ, डिस्क्लेमर में मैंने बताया कि भाई आपका कस्टमर हो सकता है आप रिपीट लाने के लिए मेहनत करो, लेकिन कस्टमर रिपीट नहीं आए क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है ही नहीं। राइट, आपकी सर्विस अच्छी है ही नहीं। समझ रहे, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, आप कस्टमर की केयर ही नहीं करते हो, आपके पास सेल्स टीम ही नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर में है कि भाई आपको पहले अपनी इन चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, उन लोगों के पास अच्छा सिस्टम होना चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपने अपनी टीम के लिए बना दी है, आपकी प्रोडक्ट को बेटर बना दिया, फिर आप डब्ल्यू कंसेप्ट के ऊपर काम करो। नहीं तो कई बार क्या होता है, बोलते हैं सर मैं काम कर रहा हूँ, मैं सीआरएम भी कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मेरा सेल्स बढ़ ही नहीं रहा है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। लेकिन उसमें आप कर क्या रहे हो वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया सर डब्ल्यू कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि टू गेन द न्यू कस्टमर हमें ब्रांडिंग मार्केटिंग जरूरी है, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ हमें सीआरएम एक्टिविटी करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, ये दोनों तरह की एक्टिविटी अगर बरकरार हमारी रहती है तो हमारा सेल्स ग्रो होता है। लेकिन उसके पहले भी जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो यार, आप ये सब चीजें तभी कर पाओगे जब आप देखो, कहते हैं ना आपकी खिचड़ी तभी बनेगी जब आपने दाल चावल सब इकट्ठा करके रखा है। ऐसा तो होगा नहीं आपने कुकर चढ़ा दिया और आपने गैस चालू कर दिया, बोले खिचड़ी बन क्यों नहीं रही है। आपको वो चीजें डालनी पड़ेगी ना पहले जो खिचड़ी बनाने के लिए जरूरी है। तो आपका सेल बढ़ाने के लिए पहले इन चीजों का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, तब आपका डब्ल्यू कंसेप्ट काम करेगा और आपका सेल्स बढ़ पाएगा। राइट, क्या बात है सर। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक बिजनेस की जर्नी तो हमने देख ली, बिजनेस के स्टेजेस हमने ली, लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है उसकी एक जर्नी जो आपने बताई है, फॉर एग्जांपल एज अ ट्रेडर, एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, तो कितना उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है एक पहुंच तक पहुंचने के लिए, मतलब एक पोजीशन तक पहुंचने के लिए जहां पे उसको लगता है कि नहीं अभी यार मैं फ्री हूं, मेरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है।
तो वो स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा देखो, बताएं। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है, बिजनेसमैन के 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन जो होता है जनरली 4 फेज में वो जाता है। राइट। तो एक बिजनेसमैन जब बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसमें हर चीज़ खुद करता है, जिसको हम कहते हैं ट्रेडर, राइट। ठीक है। जहाँ पे हर चीज़ वो खुद करता है, खुद मार्केटिंग, खुद प्रोडक्शन, खुद सेल्स, अकाउंटिंग, सब चीज़ खुद करता है। देन उसके बाद में वो अपने लिए टीम बनाता है और वो बन जाता है मैनेजर, राइट। जहाँ पे सेल्स करने वाला सेल्स कर रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग कर रहा है, और इन सभी लोगों को वो मैनेज कर रहा है। ओके। इसको कहते हैं मैनेजर। तो सेकंड स्टेज आता है उसका मैनेजर। थर्ड स्टेज आता है लीडर, कि जो वो नीचे काम कर रहे थे उनमें से किसी को उसने पकड़ा, उसको डेवलप किया और उसको बना दिया मैनेजर, राइट। राइट। कि भाई तू इन सभी लोगों से काम करवाएगा। राइट। तो ट्रेडर मतलब कि नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक मैनेजर मैनेज कर रहा है, और उस मैनेजर को एक बंदा गाइड कर रहा है, दैट इज लीडर, कि उसको बता रहा है कि टाइम टू टाइम तुम्हें क्या करने की जरूरत है। तो लीडर के बाद चौथा स्टेज होता है, दैट इज लीपर, कि जहाँ पे हर बिजनेस के अंदर या हर इंडस्ट्री में मैंने एक लीडर बना दिया, लीडर मैनेजर को लीड कर रहा है और मैनेजर लोगों से काम करवा, और बिजनेस हो रहा है। और मैं एक लीडर मैंने बनाया, फिर दूसरी जगह मैं लीडर बना रहा हूँ, फिर तीसरे, ऐसे करके मैं मल्टीपल लीडर्स तैयार कर रहा हूँ, जहाँ से मल्टीपल जगह से मेरा बिजनेस ग्रो होगा। तो ये 4 स्टेज होते हैं, ट्रेडर, मैनेजर, लीडर और लीपर। हर स्टेज के अंदर मिनिमम 3 साल लगते हैं। मिनिमम 3 से 5 साल हर स्टेज में लगते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर के बाद में 3 साल के अंदर आपको मैनेजर बन जाना है। मतलब कि आप जो काम अभी हर चीज खुद कर रहे हो, 3 साल में उनके लिए आपको टीम तैयार कर देनी है। मतलब आपके वहाँ 3 साल में सेल्स मैनेजर बन जाना चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर बन जाना चाहिए, HR मैनेजर बन जाना चाहिए, अकाउंट मैनेजर बन जाना चाहिए, सर्विस मैनेजर बन जाना चाहिए 3 साल के अंदर। ओके। ठीक है। तो पहले स्टेज से आप निकले, ट्रेडर से आप मैनेजर बन गए, ठीक है। आप मैनेजर बन के आप ये डिपार्टमेंट के जितने लोग लीड कर रहे हैं इनको आप गाइड कर रहे हो। देन इनमें से 3 साल में आपको अपने लिए मैनेजर्स ढूंढ लेने हैं, जो आपके बिजनेस को मैनेज करे, और आपको बन जाना है लीडर। तो हर स्टेज के ऊपर मिनिमम 3 साल। हाँ, तो कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपने 10 साल बिताया, किसी भी बिजनेस में अगर आपने 10 साल बिताया और इस फॉर्मूले को अगर आपने प्रैक्टिस किया है, ट्रेडर, मैनेजर, लीडर, लीपर, 3 साल ऐसे करके अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया है, तो हर 10 साल के अंदर या 10 साल में आपकी इंडस्ट्री पे आप टॉप पर होने चाहिए। आपकी इंडस्ट्री में आप टॉप पर होने चाहिए। आपका बिजनेस एटलीस्ट स्टेबल हो जाएगा। आपका बिजनेस एटलीस्ट आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा। आपका बिजनेस एक्चुअल में आपसे टाइम कम लेगा लेकिन आपको बेनिफिट ज़्यादा देगा। ये 10 साल लगते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस को अच्छे से स्टेबल करने में, उस बिजनेस से अच्छे से प्रॉफिट निकालने में, और उस बिजनेस को ऑटोमेटेड पायलट मोड पे लाने में 10 साल। तो अगर ये 3-3 साल का आपने अपने इंडस्ट्री में प्रैक्टिस किया है, आपने अपने बिजनेस के अंदर इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया है, तो 10 साल में आपकी इंडस्ट्री पे टॉप पर हो गया। तो आज कह सकते हैं जितने भी लेगेसी बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, टाटा, रिलायंस, उन सब के पीछे ये फाउंडेशन उनकी बहुत स्ट्रांग है। ऑब्वियसली देखो, मैं बता रहा हूँ ना, किसी भी बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आज टाटा 150 साल से चल रही है तो फाउंडेशन मजबूत है। बिल्कुल। समझिए इसको। तो वो मजबूत फाउंडेशन जब बनाई हुई है ना, तो कितना भी आप ऊपर आप फ्लोर ऐड करते जाओ, वो चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपके बिजनेस का ये फाउंडेशन आपने मजबूत बनाया है ना, तो आपका बिजनेस जितना आप ग्रो करना चाहो ग्रो होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिक्कत क्या होती है हमारे छोटे बिजनेसमैन को, वो ना फाउंडेशन ही नहीं बना पाते। राइट सर, राइट। समझना, आज हमारे इंडिया में जो MSMEs है ना, उनकी हालत मैं आपको बताऊं अगर, तो ऐसी हो गई है कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी निकाल के पियो, सही बात। फिर दूसरे दिन फिर कुआं खोदो। आज ऐसी हालत हो गई है। हमारे बिजनेसमैन रोज बिजनेस पे जाते हैं और यही सोच के जाते हैं इस महीने का मेरा EMI कैसे निकले। जी, करेक्ट। इस महीने का EMI हो गया, फिर अगले महीने फिर कैसे EMI निकले। तो एक छोटे बिजनेसमैन का पूरा फोकस जो है ना, वो EMI कैसे, वो फाउंडेशन नहीं बनाना है, वो रूटीन में ही फंसा रहता है। एग्जैक्टली वो रूटीन में फंसा हुआ है कि यार मुझे मेरे बिजनेस को बड़ा भी करना है। नहीं, उसने घर ले लिया, EMI चालू है, गाड़ी ले ली, EMI चालू है, बच्चों का पढ़ाई है, उसका EMI चालू है। और वो EMI कैसे हो, किस तरीके से EMI हो जाए, उसका फोकस ही वही है। और जब EMI हो जाता है तो एकदम शांत हो जाता है, हाँ चलो इस महीने का हो गया।
फिर अगले महीने जब आएगा तब अगले महीने फिर से लगेगा। तो आज की बिजनेसमैन जो छोटे छोटे हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि अपना फाउंडेशन नहीं बना पा रहे हैं। आप यार करो, देखो ईएमआई भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी तो चीज़ ज़रूरी है ना कि फ्यूचर में आपको देखो कहा जाता है बिजनेसमैन की पास ना दो स्कोप होने चाहिए, एक टेलीस्कोप एक माइक्रोस्कोप। मतलब एक नज़र से अभी क्या हो रहा है वो देख सके। मतलब एक ईएमआई आपको चलाने पे इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो ईएमआई तो आपको भरनी है, तो एक आपका पैर वहाँ होना चाहिए कि इस महीने की ईएमआई मेरी कैसे आई। लेकिन दूसरा पैर यहाँ भी होना चाहिए कि 10 साल के बाद 5 साल के बाद मुझे भी $multi-million की कंपनी बनानी है, तो उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम निकालना है, थोड़ा थोड़ा मुझे उसके लिए भी काम करना है। आप पूरा 100% समय एफर्ट आप ये डाल दोगे ईएमआई कैसे बनेगी, तो आप फ्यूचर के अंदर अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करोगे। वहाँ पर काम कौन कर रहा है? हम तो बिजनेसमैन से पूछते हैं आपके अकाउंटिंग आप कर रहे हो? बोले हाँ। आपका एचआर आप कर रहे हो? बोले हाँ। आप परचेस कर रहे हो? हाँ। आप सेल्स कर रहे हो? हाँ। मार्केटिंग कर रहे हो? हाँ। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो खुश हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं आपका बिजनेस ग्रो कौन कर रहा है? तो बोलते हैं ग्रो कौन कर रहा है? मतलब हाँ, ये चीज़ें जो है ये तो ऑपरेशनल एक्टिविटी है ना, जिससे आपका बिजनेस चल रहा है, जिससे आपका बिजनेस चल रहा है। बोले हाँ चल रहा है सर, बढ़िया। तो मुझे आप ये बताओ कि इस साल आपका 5 करोड़ का बिजनेस था, अगले साल आपको आपके बिजनेस को 8 करोड़ या 10 करोड़ पर लेकर जाना है, तो बाकी का 5 करोड़ आएगा कहाँ से, उसका इंतजाम कौन कर रहा है? तो वो सोच में पड़ जाते हैं। बात तो सही है, मैं जो कर रहा हूँ उतने में 5 करोड़ ही होगा, और मैंने सोचा कितना, इस साल का 10 करोड़ का, तो होगा कैसे? तो लोगों को थोड़ा सा अपना जो है ना काम करने का तरीका, सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए। एक नज़र अभी क्या करना है उस पर होना चाहिए, और एक नज़र फ्यूचर में 2 साल 5 साल 10 साल में क्या करना है उस पर भी होना चाहिए। तभी वो अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बना पाएंगे, तभी उनका बिजनेस। नहीं तो होगा क्या, उनके जाने से उनके जाते जाते बिजनेस भी खत्म। बिल्कुल सही कहा। आज मैं कहीं पर सुन रहा था, किसी से डिस्कशन हो रहा था, बोले सर आजकल के जो बच्चे हैं ना पापा के बिजनेस में आना ही नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल ये सुना है ना, तो क्यों आना चाहेंगे यार? वो आपको देख रहे हैं जैसे तैसे ईएमआई के लिए तुम इतनी जद्दोजहद कर रहे हो, वो बोलता है मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। बिल्कुल समझना, वो मुकेश अंबानी जी का लड़का ऐसा क्यों नहीं बोलता है कि मेरे को पापा के बिजनेस में नहीं आना है? क्योंकि वो लेगेसी देख रहा है ना, मेरे पापा ने मेरे बिजनेस को कैसे बड़ा बनाया है, कैसे मेरे इस लेवल को बड़ा किया, तो मुझे एंजॉय करना है यार। आप अपने बिजनेस को एंजॉय नहीं, आप अपने बिजनेस को स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो बंदा आपका जो बच्चा है वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता है, इसलिए वो आपके बिजनेस में नहीं आता। फिर आपको देख के वो पता है सोच क्या लेता है, मैं जिंदगी में मर जाऊंगा, धंधा नहीं करूंगा, नौकरी कर लूंगा। बिल्कुल। तो आपने वो आइडल जो है ना अपने बच्चे के लिए आपने नहीं बनाया, आपने अपना बिजनेस ऐसा बनाया कि सामने वाला बंदा आपको है ना, एक कहते हैं ना हारा हुआ इंसान, स्ट्रगलर, एक है ना ईएमआई के लिए जद्दोजहद करने वाला, पैसों के लिए भागने वाला, ये सारी चीजें आपको देखकर उसको डर लग गया कि बिजनेस ऐसा होता है तो मुझे नहीं करना। सही बात है। तो पापा के बिजनेस, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पूछते हैं आपके पिताजी घर सर बिजनेस करते हैं, आप अपने पिताजी के बिजनेस में क्यों नहीं गए? बोले नहीं सर पापा का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा पापा चला रहे हैं उनको चलाने दो, मैं कुछ और सोचता हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं। अब सोचो उनको देखकर क्या माइंड में आता है यार, कि यार इनके पिताजी ने अपने बच्चों के लिए खुद एक आइडल क्रिएट नहीं कर पाया, अपने लिए अपना आप खुद आइडल बन जाओ, बेंचमार्क नहीं सेट कर पाए। एग्जैक्टली नहीं कर पाए, और दैट्स व्हाई बच्चों ने डिसीजन लेके पापा के बिजनेस में नहीं आना। राइट। आप एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करके दो, फिर बोलो आपका बच्चा बाहर नहीं जाएगा। राइट सर। सिंपल। आज समझो ना कहीं पर मैं सेशन डिलीवर कर रहा था, ऐसे ही पेरेंट का कुछ सेशन था, तो मैंने पूछा कि आज है ना आप एक काम करो, आज अपने बच्चों को आज आप जाके पूछो, है ना, कि बेटा तू तेरी जिंदगी में किसकी तरह बनना चाहता है ना। तो बोले सर इसमें पूछना क्या, हमने पूछा है। तो बोला क्या जवाब आया? बोले जब हम बच्चे को पूछते हैं तो किसकी तरह बनना है, तो बच्चा बोलता है सलमान खान की तरह, शाहरुख खान की तरह, है ना, मैं बनना चाहता हूँ अंबानी की तरह। तो मेरा सवाल ये है, फिर आपने किया क्या इतने साल? राइट। आपका बच्चा आपकी तरह क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उसको पता है मेरे बाप ने कुछ नहीं उगाड़ा। राइट। समझना, इसीलिए वो आपको आइडल नहीं मानता है, और इसमें आपकी गलती है। आप कुछ तो ऐसा करो कि आपका बच्चा ये बोले मेरे को मेरे बाप की तरह बनना है। सही बात है।
वो बोलता है मेरे को सलमान खान की बनना है, तो तुम कौन हो? समझो इस चीज को। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं, इसमें आपकी सबसे बड़ी नाकामी है बिल्कुल सर। कि आप अपने आप को उस काबिल बनाओ, आप अपने आप को वैसा बनाओ कि आपका बच्चा कम से कम बोले कि मुझे मेरे बाप की तरह बनना है। क्या बात है। तो बिल्कुल। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपको उसके लिए आज भी काम करना पड़ेगा, आज की जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से, प्लस फ्यूचर में जो आपको बड़ा करना है उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो इसीलिए आप दोनों चीज़ के ऊपर फोकस करो, सिर्फ ईएमआई के पीछे मत भागो। अगर आपको इतना ही करना था ईएमआई के पीछे ही बना, नौकरी कर लो, धंधे की क्या ज़रूरत है? सही बात है। आप बाकी धंधे वालों का नाम खराब करो, बेटर आप नौकरी कर लो ना। राइट। आपका बच्चा आपको देखकर वो हर धंधे वाले को ऐसे ही समझता है, मेरा बाप स्ट्रगल करता है तो पूरी दुनिया में जितने धंधे वाले हैं सब स्ट्रगल करते हो, तो वो क्या सोच रहा है कि मैं धंधा शुरू नहीं करूंगा, मैं नौकरी करना, माइंडसेट बना लिया आपको देखकर। तो इट्स बेटर ना कि आप ये रॉन्ग जो आप आइडेंटिटी आप दिखा रहे हो, बता रहे हो अपने बच्चे की, बेटर यही है कि आप खुद नौकरी कर लो, ताकि आपका बच्चा दूसरे लोगों को ये ना बोले ना कि यार मेरा बाप बिजनेस में कुछ नहीं कर पाया तो सबकी हालत ऐसी ही होगी। सही बात है। समझना इस चीज को। तो आप ये गलत एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हो, तो आपको अपने बच्चों को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना कहीं पड़ेगा। कहीं पे गलती ये भी हो जाती है सर, सही समय रहते हैं लोग डिसीजन सही नहीं ले पाते, गलत डिसीजन चूक जाते हैं। देखो यार, मैं तो बोलता हूँ सही और गलत डिसीजन वाली बात नहीं होती। आपको पता चल गया आपका गलत डिसीजन, चेंज करो ना। चेंज करो। राइट। किसने मना किया, किसने रोका है, किसने आपका हाथ पकड़ा? आपको लग रहा है कि मैंने ये चीज गलत किया, राइट। तो सही करने में दिक्कत क्या है? राइट। समझना। तो प्रॉब्लम उसका नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है माइंडसेट का, माइंडसेट का, है ना। Exactly. तो जब तक वो माइंडसेट नहीं बदलेगा ना कि भाई मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, मुझे मेरे बिजनेस को बेटर बनाना है, मुझे मेरी फैमिली को बेटर बनाना है, मुझे मेरे समाज को बेटर बनाना है, मुझे मेरे देश, जब तक ये माइंडसेट नहीं बनेगा ना, तब तक क्या है, चल रहा है चलने दो। हम सही क्वेश्चन नहीं पूछते, तो पूछना जरूरी है। वही सिंपल सी चीज़ है ना यार। देखो आपने गलती की, ठीक, आप गलती करने के बाद दो चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़, हो गई गलती, चलो अब सुधारते हैं, सही बात है। ठीक है। दूसरी चीज़, हो गई ना, अब चलो छोड़ो, आगे ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसा हो गया सो। अब और समझो लाइफ को लेके ये चीज़ें होती है, लाइफ को, और बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता है। एज एग्जाम्पल समझो आपका घर बन रहा है, मानो आपका घर बन रहा है, ठीक है। आपने देख लिया यार ये घर की दीवार जो है ना ये टेढ़ी बनी है, आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, भाई ये दीवार टेढ़ी बनी है, बोले हाँ बात, वहां पे आप मानते हो कि नहीं बन गया तो ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना, आप नहीं मानते हो, क्या बोलते हो, तोड़ दीवार को, तुरंत फिर से सही करते हैं ना। बिल्कुल। तो वही लाइफ में क्यों नहीं होता है? आपने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन गलत हुआ, चेंज करो ना। आपको पता चल गया कि भाई डिसीजन गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, राइट। चीज़ जो सही चीज़ है वो करना शुरू करो। वहां पर क्यों डिसीजन आप नहीं लेते हो? वहां पर क्यों उतनी, कहते हैं ना, एग्रेसिवनेस क्यों नहीं दिखाते हो जितना उस दीवार के लिए तुमने दिखाया? वो दीवार तुम्हारी, हो सकता है थोड़े पैसे तुम्हारे गए, लेकिन तुमने क्या बोला, नहीं यार पैसे लगेंगे चलेगा लेकिन दीवार सही होनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी लाइफ बिगड़ रही है लेकिन तुम उसके बावजूद भी डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। सही बात है सर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम रहते चेंज करो, नहीं तो कहते हैं ना फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है सर। Thank you so much sir for your all insightful, impactful and practical answer. I hope कि हमारे viewers को सारे एक clarity मिली होगी आज के इस podcast से। So thank you so much sir. Thank you.